जब भी हम बीम का डिजाइन करेंगे तो हमें दो चीज़ें हमेशा क्वेश्चन में दी हुई होंगी, जो कि पहला है क्लियर स्पान और दूसरा है लोड। क्लियर स्पान और लोड के बिना हम कभी भी डिजाइन बीम का नहीं कर सकते हैं। हमें हमेशा लोड जरूरी गिवन होना जरूरी है, क्योंकि जब हम बीम डिजाइन करेंगे तो हमें पता होना चाहिए हम कितने लोड के लिए उसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करें, कितना लोड वो रेजिस्ट करना चाहिए, उसी हिसाब से हम बीम डिजाइन करेंगे। तो हमें क्लियर स्पान और लोड हमेशा दिया हुआ होगा। ये डिजाइन की कुछ स्टेप्स है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद क्या करते हैं हम, जब हम क्लियर स्पान दिया हुआ है तो हमें हमेशा इफेक्टिव स्पान पहले निकालना होता है, क्योंकि जो कोड है कोड में हमें इफेक्टिव स्पान और डेप्थ का रेशियो दिया हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग हमें डिजाइन करना होता है। इसलिए हम पहले इफेक्टिव स्पान निकालेंगे। सेकंड स्टेप हमारी डिजाइन करने की रहेगी, जब इफेक्टिव स्पान निकल गया तो बीम के क्रॉस सेक्शन डायमेंशन निकालेंगे, लाइक बी डी कैपिटल डी, जो भी इसका ओवरऑल डेप्थ है, जो भी इसकी इफेक्टिव डेप्थ है, उनको हम कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद आता है बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना। बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करेंगे हम इससे। इसके बाद जो हमारा बेंडिंग मोमेंट आ जाएगा एम यू, तो हमारा एम यू लिमिटिंग, जो कि मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ, उस एम यू लिमिटिंग से इस एम यू को, जो बेंडिंग मोमेंट हमारा आया है जिसके लिए हमें डिजाइन करना है, उसको कंपेयर करेंगे। ये एम यू लिमिटिंग से कम है, ज़्यादा है, क्या है। यदि एम यू लिमिटिंग से ज़्यादा आता है तो हमें क्या करना होता है, या तो हमारा सिंगली रेनफोर्स बीम जो है हम डिजाइन करने वाले हैं उसको दोबारा से रीडिजाइन करना पड़ेगा। वो रीडिजाइन करेंगे हम डायमेंशन को चेंज करके, क्रॉस सेक्शन की जो डायमेंशन है उसको चेंज करके, या फिर हमें डबली रेनफोर्स बीम डिजाइन करना होगा, तभी हमारा बीम सेफ रहेगा। या तो डबली रेनफोर्स बीम डिजाइन करो, या फिर यदि सिंगली रेनफोर्स बीम डिजाइन करना है तो हमें हमेशा उसकी क्रॉस सेक्शन डायमेंशन को चेंज करना पड़ेगा। यदि हमारा जो बेंडिंग मोमेंट हमने निकाला है, ये यदि लिमिटिंग बेंडिंग मोमेंट से कम आ जाता है, तो हम उसके बाद कैलकुलेशन करेंगे स्टील रेनफोर्समेंट की, कि हमें उसमें कितना स्टील रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना है। जब हम स्टील रेनफोर्समेंट निकालेंगे, स्टील रेनफोर्समेंट निकालने के बाद हमारी अगली स्टेप होगी डिटेलिंग करना। ये हम क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन में इसके बाद हम डिटेलिंग करेंगे। डिटेलिंग के बाद जो डिटेलिंग है हमारे पास, उसको हम कंस्ट्रक्शन के लिए भेज देंगे। ये हमारी एक बीम को डिजाइन करने की स्टेप्स है। कैलकुलेशन फॉर इफेक्टिव स्पान। इफेक्टिव स्पान हमें क्यों निकालना होता है, मैं पहले ही आपको पता चला, क्योंकि हमें कोड में एल इफेक्टिव अपॉन डी का रेशियो अलग अलग कंडीशन में प्रोवाइड किया हुआ है। इसके लिए हमें एल इफेक्टिव निकालना पड़ेगा क्लियर स्पान से। क्लियर स्पान हमें क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। तो चलो अलग अलग कंडीशन के लिए हम कैसे एल इफेक्टिव निकालते हैं मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम लेते हैं कंडीशन सिंपली सपोर्टेड बीम। सिंपली सपोर्टेड बीम की यदि हम बात करें तो सिंपली सपोर्टेड बीम में क्लियर स्पान जो होता है दोनों सपोर्टेड के बीच के, जैसे कि फिगर में दिखाया गया है यहाँ से, और क्लियर स्पान ये मतलब होता है दोनों सपोर्ट के बीच का क्लियर स्पान दिया हुआ होगा हमें। और इस क्लियर स्पान से हमें इफेक्टिव स्पान निकालने के लिए हम एल सी प्लस डब्ल्यू और एल सी प्लस डी, डब्ल्यू जो है, डब्ल्यू इनकी बिड्थ है सपोर्ट की, जो सपोर्ट है इसकी बिड्थ है यहाँ से और यहाँ तक की, और जो हमारी डी है ये डेप्थ है इस बीम की, जो डी है डेप्थ है बीम की। तो एल सी प्लस डब्ल्यू और एल सी प्लस डी में जो भी मिनिमम होगा उसे हम लेंगे एल इफेक्टिव। इफेक्टिव लेंथ सिंपली सपोर्टिव बीम के केस में इस तरह से निकालेंगे। उसके बाद आते हैं हम कंटिन्यूस बीम के केस में। कंटिन्यूस बीम जो हमें दिया हुआ होगा तो इसमें दो कंडीशन होती है। एक तो हमारा जो सपोर्ट की विड्थ है वो एल सी अपॉन 32 से कम या इसके बराबर हो, एल सी अपॉन 32 से कम या इसके बराबर हो, तब हमारे जो एल इफेक्टिव निकालेंगे तो हम सिंपली सपोर्टेड बीम की कंडीशन के हिसाब से निकालेंगे, जैसे ऊपर निकाला है एल सी प्लस डी और एल सी प्लस डब्ल्यू जो है, इसका जो मिनिमम आता है वही हमारा एल इफेक्टिव होगा। इस कंडीशन में जब हमारा विड्थ ऑफ सपोर्ट एल सी अपॉन 32 से कम या इसके बराबर हो, तो हमारा इस तरह से एल इफेक्टिव निकाला जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम सेकंड कंडीशन की। इसमें सेकंड कंडीशन, जब विड्थ ऑफ सपोर्ट जो है वो एल सी अपॉन 12 से या फिर 600 mm इन दोनों में से जो भी बड़ा है उससे, जो भी सॉरी छोटा है इन दोनों में, उससे जब बड़ा आ जाता है विड्थ ऑफ सपोर्ट, तब जो कंडीशन होती है उसमें भी दो केस लेके चलते हैं हम। जब बोथ हैंड्स आर कंटिन्यूस और वन एंड इज कंटिन्यूस, या तो दोनों एंड हमारे कंटिन्यूस है या हमारा एक एंड कंटिन्यूस है, ये मैं आपको बताऊंगा कंडीशन में। इसके बाद है, या तो दूसरा केस लेके चलते हैं जब एक एंड फिक्स है या कंटिन्यूस है और जो दूसरा एंड हमें दिया हुआ है वो सिंपली सपोर्टेड है। ये दो केसेज लेके चलते हैं हम। देखो, जो इसमें हमने पहला केस की बात की थी, पहला केस जो था, पहले केस में था कि व्हेन बोथ एंड आर कंटिन्यूस और वन एंड इज कंटिन्यूस, तो ये है जब इस वाले बीम की हम बात करें तो इधर वाला भी कंटिन्यूस है और इधर वाला भी कंटिन्यूस हो, या फिर इधर वाला फिक्स हो और इधर वाला कंटिन्यूस हो। तो इस केस में जो हमारी एल इफेक्टिव लेंगे हम, एल इफेक्टिव इस केस में हमारी एल सी के ही बराबर होगी, जब दोनों साइड हिंज हो, दोनों साइड कंटिन्यूस हो, या एक साइड फिक्स हो एक साइड कंटिन्यूस हो। तो इस केस में हमारी एल इफेक्टिव क्या होगी, एल सी के बराबर होगी। सेकंड केस जो था हमारा, सेकंड केस है हमारा व्हेन वन एंड इज फिक्स्ड एंड कंटिन्यूस, वन एंड इज फिक्स्ड और कंटिन्यूस एंड अदर इज सिंपली सपोर्टेड।
तो पहला जो एंड है इस बीम की, इसकी बात करते हैं कॉलम की, तो इस पे पहले वाला जो है ये या तो कंटिन्यूस हो या फिक्स हो या सिंपली सपोर्टेड हो, और दूसरा वाला हमेशा सिंपली सपोर्टेड होना चाहिए। इस कंडीशन में जो एल इफेक्टिव हम निकालते हैं तो वो हमारी एल सी प्लस एल सी के साथ साथ जो हमारी विड्थ होगी, विड्थ का आधा, इसका सम होता है। एल इफेक्टिव एल सी प्लस W/2 होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम थर्ड केस की, कैंटिलीवर बीम के केस में। कैंटिलीवर बीम के केस में किस तरह से निकालते हैं? एल इफेक्टिव जो होता है हमारा इस केस में एल सी होगा क्लियर स्पान प्लस जो डेप्थ ऑफ बीम है डी, क्लियर स्पान प्लस डी जो होगा ये होगा हमारा एल इफेक्टिव कैंटिलीवर के केस में। और यदि कैंटिलीवर इस तरह से कि एक एंड फिक्स है और दूसरा तुम्हारा कैंटिलीवर है, इस केस में क्या होगा? एल सी प्लस W/2 होगा, जो इसकी विड्थ है, विड्थ प्लस W/2, इसका सम जो होगा वो होगा हमारा एल इफेक्टिव। अब बात करते हैं मल्टी स्टोर फ्रेम की। मल्टी स्टोर फ्रेम में भी वही जो सिंपली सपोर्टेड में था, एल इफेक्टिव होगा क्लियर स्पान, तो हमारे यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, ये क्लियर स्पान हो गया। क्लियर स्पान प्लस W या D, इन दोनों में से जो भी मिनिमम होगा ये W/2 हो जाएगा, तो W/2 प्लस W/2 होगा हमारा W हो जाएगा। W प्लस या फिर D में LC प्लस W या LC प्लस D में जो भी हमारा कम होगा वो हम लेंगे एल इफेक्टिव यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारा कैलकुलेशन ऑफ क्रॉस सेक्शन डायमेंशन। जो क्रॉस सेक्शन डायमेंशन है उसकी कैलकुलेशन करना। इसमें क्या होता है, जो कोड मैंने आपको पहले बताया था एल इफेक्टिव क्यों निकालते हैं, तो कोड ने हमें फॉर्मूले दिया है कंडीशन, अलग अलग कंडीशन के हिसाब से, तो इसने हमें दिया हुआ है एल इफेक्टिव अपॉन डी की वैल्यू जो है। कैंटिलीवर यदि हमारा बीम आ जाता है, कैंटिलीवर के केस में हम इसकी वैल्यू 7 लेते हैं, और सिंपली सपोर्टेड का केस है, सिंपली सपोर्टेड के केस में 20 लेते हैं, और कंटिन्यूस के केस में 26 लेते हैं। लेकिन ये एल इफेक्टिव अपॉन डी की वैल्यू जब लेते हैं हम, जब हमारा इफेक्टिव लेंथ जो आई है, इफेक्टिव लेंथ 10 मीटर से कम हो, तब कोड ने ये प्रोवाइड किया है हमें। यदि हमारी इफेक्टिव लेंथ 10 मीटर से ज़्यादा आ जाती है, तो 10 मीटर से ज़्यादा के केस में हमारे जो एल इफेक्टिव अपॉन डी का रेशियो है वो हमें लेना है लेस देन या इक्वल लेना है 20 × 10 अपॉन एल इफेक्टिव। ये केस है हमारा सिंपली सपोर्टेड का, और ये जो केस है हमारा कंटिन्यूस का। ये सिंपली सपोर्टेड और कंटिन्यूस के केस में हमारी एल इफेक्टिव अपॉन डी का रेशियो हमें एज्यूम करना है। ये स्टेप है हमारी नेक्स्ट स्टेप इसकी। अब हमने निकाली है एल इफेक्टिव अपॉन डी का रेशियो। एल इफेक्टिव अपॉन डी के रेशियो से क्या करेंगे हम, एज्यूम करो हमने एल इफेक्टिव अपॉन डी का रेशियो 7 लिया है, 7 ले लिया, तो हम डी को इधर पहुंचा देंगे, और डी जब हमारा इस साइड डी आ जाएगा तो डी एल इफेक्टिव अपॉन 7 जो हो जाएगा, ये हो जाएगा एल इफेक्टिव अपॉन 7 लेस देन इक्वल टू डी। तो यहाँ से हम जो है हमारी डी बोले तो जो हमारी इफेक्टिव डेप्थ है उसको हम एज्यूम कर सकते हैं कि हमें इसको कितना एज्यूम करना है, तो ये हमें एज्यूम करना है एल इफेक्टिव अपॉन 7 से ज़्यादा ही एज्यूम करना है इस केस में, कैंटिलीवर के केस। ऐसे ही जो हम डी एज्यूम करेंगे इफेक्टिव डेप्थ, वो हम एल इफेक्टिव अपॉन 20 से ज़्यादा एज्यूम करेंगे सिंपली सपोर्टेड के केस में। अब बात करते हैं हमारी ओवरऑल डेप्थ क्या होती है। ओवरऑल डेप्थ जो है वो हमारी इफेक्टिव कवर और डी जो हमारी इफेक्टिव डेप्थ है, इफेक्टिव डेप्थ यहाँ से और यहाँ तक की होगी इफेक्टिव डेप्थ, और ओवरऑल डेप्थ जो है इसमें ही जो हमने क्लियर कवर जोड़ दिया तो इसमें ये गलत दिखाया गया है। ओवरऑल डेप्थ जो है हमारी यहाँ से और यहाँ तक की पूरी ओवरऑल डेप्थ है। ठीक है, तो ओवरऑल डेप्थ हमारी कैपिटल डी हम इस तरह से निकालेंगे कि एल इफेक्टिव नहीं सॉरी इफेक्टिव कवर में डी जोड़ करके हमारी कैपिटल डी आ जाएगा। इसके बाद बात करते हैं विड्थ और बीम की। बीम की जो विड्थ यहाँ से और यहाँ तक की जो विड्थ है ये कैसे निकालते हैं, ये जो हमारी कैपिटल डी आई है हमारी ओवरऑल डेप्थ, इसका ही 0.5 से 0.6 के बीच में हम इसको एज्यूम कर लेते हैं। 0.5 से 0.6 गुना हम कैपिटल डी का एज्यूम कर लेते हैं विड्थ ऑफ बीम। अब हमारे पास स्मॉल डी आ गया, कैपिटल डी आ गया, और बी जो कि विड्थ ऑफ बीम है ये आ गया। तीनों हमारा आ गया, तो तीनों क्रॉस सेक्शन की डायमेंशन हमें मिल गई। अब नेक्स्ट हम कैलकुलेट करते हैं बेंडिंग मोमेंट के लिए, कैलकुलेशन फॉर बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए हमें लोड पहले से दिया हुआ है, उसका कितना लोड लग रहा है, तो उस लोड से हमें डेड लोड निकालेंगे। सबसे पहले डेड लोड, तो डेड लोड जो है हमारे डायमेंशन हमने दोनों निकाली, बी और कैपिटल डी, और गामा हमें पता ही होता है कि आरसीसी के लिए हम 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब लेते हैं, जबकि पीसीसी यदि प्लेन कंक्रीट है उसके लिए हम 24 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब देते हैं। तो यहाँ से गामा की वैल्यू रख के हम इस फॉर्मूले से डेड लोड निकालेंगे। डेड लोड इसमें कितना होगा, लाइव लोड क्या है, लाइव लोड या तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, यदि नहीं दिया तो कंडीशन दी होगी, उसके अकॉर्डिंग हम IS कोड 875 पार्ट 2 से हम लाइव लोड भी निकाल सकते हैं। तो हमारा लाइव लोड और डेड लोड आ जाता है, तो हम सबसे पहले डिजाइन लोड निकालते हैं। डिजाइन लोड क्या होता है, जिस लोड पर हमें बीम को डिजाइन करना है, जिस लोड को रजिस्ट कराना है, जिस लोड के लिए हम डिजाइन कर रहे हैं बीम को, वो हम निकालेंगे
तो ये लाइव लोड और डेड लोड दोनों को हमने ऐड किया। यदि हमारा कोई भी तीसरा लोड और दिया हुआ हो तो उसको भी हम इसमें ऐड करके कोड के अकॉर्डिंग, ये जो कोड के अकॉर्डिंग फैक्टर दिया हुआ था लोड फैक्टर, इससे मल्टीप्लाई करके हम डिजाइन लोड निकालेंगे। तो डिजाइन लोड हमने निकाल लिया, इसको फिर बोलते हैं फैक्टर्ड लोड। फैक्टर्ड लोड हमने निकाल लिया। अब क्या करते हैं हम, फैक्टर्ड लोड के बाद आते हैं अप्लाइड मोमेंट कितना हो रहा है इसमें। तो W हो गया हमारा फैक्टर्ड लोड जो हमने निकाला था 1.5 से मल्टीप्लाई करने के बाद, इसको एल इफेक्टिव के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने के बाद हम अपॉन डिवाइड A/8 करके हम अप्लाइड मोमेंट निकालेंगे, कितना मोमेंट लग रहा है उस पर और किस मोमेंट के लिए हमें डिजाइन करना है। तो ये MU जिसके लिए हमें डिजाइन करना है, MU अप्लाइड मोमेंट है। और हम क्या करेंगे, अल्टीमेट रेजिस्टिंग मोमेंट निकालेंगे इन तीन फॉर्मूले का यूज लेके। ये तीन फॉर्मूले हैं जो MU लिमिटिंग को बताएंगे। MU लिमिटिंग हम निकालेंगे, इसके बारे में हमने बात की थी पिछले वीडियो में। MU लिमिटिंग हम इससे निकाल देंगे। इसके बाद हम MU एंड MU लिमिटिंग को कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद यदि हमारा MU जो है लेस देन इक्वल टू आता है MU लिमिटिंग, तभी हम सिंगली रेनफोर्स बीम को डिजाइन करेंगे। इसका मतलब MU लिमिटिंग जो है ना हमारा ज़्यादा है, हमारी स्ट्रक्चर सेफ है सिंगली रेनफोर्स उसमें बीम में, तो हम सिंगली रेनफोर्स का डिजाइन करेंगे। यदि हमारा MU जो है ये ग्रेटर आ जाता है MU लिमिटिंग से, तब हम करेंगे जो क्रॉस सेक्शन है उसको इम्प्रूव, और इसको इम्प्रूव करने के बाद हम सिंगली रेनफोर्स डिजाइन करेंगे। या फिर इसको इस स्टेप को नहीं करें तो हम करेंगे डबली रेनफोर्स बीम को डिजाइन। MU लिमिटिंग से ज़्यादा आगे तो हम या तो सिंगली रेनफोर्स को डिजाइन करेंगे क्रॉस सेक्शन चेंज करने के बाद, या फिर डबली रेनफोर्स डिजाइन करेंगे। अब बात करते हैं हम स्टील के एरिया की। जो MU लिमिटिंग जो है हमारा ज़्यादा होता है MU से, तो हम सिंगली रेनफोर्स डिजाइन कर रहे हैं। उस कंडीशन में एरिया ऑफ स्टील कितना होगा, वो एरिया ऑफ स्टील कैलकुलेट करेंगे इस फॉर्मूले से। या IS कोड के द्वारा गिवन फॉर्मूला है। FC की जो है कंक्रीट जो हमने लिया है उसकी स्ट्रेंथ है, FY यील्डिंग स्ट्रेंथ है स्टील की, और MU जो हमने अभी निकाला था अप्लाइड बेंडिंग मोमेंट। बाकी ये हम पहले से डायमेंशन निकाल चुके हैं, क्रॉस सेक्शन डायमेंशंस। उनको पुट करने के बाद हम एरिया ऑफ स्टील निकालेंगे, जो एरिया ऑफ स्टील हमें चाहिए। ये जो एरिया ऑफ स्टील आया है ये 0.85 BD/FY, इससे ज़्यादा ही होना चाहिए क्योंकि ये मिनिमम एरिया अपन इतना प्रोवाइड करना ही है। तो इससे ज़्यादा ये आएगा। यदि ये इससे ज़्यादा नहीं आया, इससे कम आ गया, तो उसके बाद उस कंडीशन में हमें मिनिमम ये तो हमें प्रोवाइड करना ही है। इतना क्यों प्रोवाइड करते हैं मिनिमम, ये ताकि हमारा जो क्रैक्स और जो श्रिंकेज है वो हम अवॉइड कर सके। जो भी क्रैक और श्रिंकेज उसमें आ रहे हैं उनको हम अवॉइड कर सके। इसके साथ साथ ही मैक्सिमम जो एरिया ऑफ स्टील हमें प्रोवाइड करना है वो होता है 4% ऑफ BD। यहाँ ध्यान रखिए B और D, ये जो D है ये कैपिटल D है जो कि ओवरऑल डेप्थ है, जबकि मिनिमम वाले फॉर्मूले में जो D है ये है इफेक्टिव डेप्थ स्मॉल d। मैक्सिमम जो लिमिट होती है हमारी स्टील की ये इसलिए होती है ताकि हम जो कंक्रीटिंग कर रहे होते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कंक्रीटिंग। सिंगली रेनफोर्स के लिए हमने एरिया निकाल लिया। यदि हम सिंगली रेनफोर्स डिजाइन नहीं कर रहे, डबली रेनफोर्स डिजाइन करना चाहें, तो हम क्या करते हैं कि जो एरिया हम टेंशन में प्रोवाइड कर रहे हैं बैलेंस सेक्शन तक जो प्रोवाइड कर रहे हैं MU लिमिटिंग तक, उसे बोलते हैं हम AST1 टेंशन में स्टील का एरिया। और उस बैलेंस सेक्शन के बाद जो एडिशनल मोमेंट आया है MU जो हमारा था, मान लो MU लिमिटिंग से ज़्यादा आया, उस कंडीशन में हम डबली रेनफोर्स बीम डिजाइन करेंगे। MU जब ज़्यादा है MU लिमिटिंग से, इस कंडीशन में क्या है, जितना ज़्यादा है उसके लिए जो हम प्रोवाइड करते हैं AST, उसे बोलते हैं AST2। ये है जो एरिया है स्टील का, ये सेकेंड एरिया बोलते हैं इसको, सेकेंडरी एरिया। जबकि ये जो प्राइमरी एरिया है स्टील का टेंशन में, ये होता है लिमिटिंग तक के लिए। तो हम इस फॉर्मूले को यूज करके, MU लिमिटिंग वाले फॉर्मूले को यूज करके AST1 कैलकुलेट करेंगे। ये हमने पिछले वीडियो में देख लिया था किस तरह से फॉर्मूला है और किस तरह से हम अब यहाँ से कैलकुलेट करेंगे AST1 यहाँ से कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद हमने कैलकुलेट किया है AST2 जो कि हमारा एडिशनल मूवमेंट आया था लिमिटिंग से, जो जितना ज़्यादा आया था उसको इक्वल कर देंगे 0.87 FY AST2 D माइनस T डैश के। यहाँ से हमें AST2 की वैल्यू निकल जाएगी। यहाँ पे जो D डैश है, ये D डैश क्लियर कवर है, जो बीम में हम क्लियर कवर प्रोवाइड करते हैं। यहाँ से जो रेनफोर्समेंट से ऊपर जो क्लियर कवर देते हैं वो D डैश क्लियर कवर। AST1 आ गया, AST2 आ गया, दोनों आ गए। अब क्या करेंगे हम, कंप्रेशन जो है हमारा, कंप्रेशन जोन नीचे टेंशन जोन होता है बीम में, न्यूट्रल एक्सिस जो है इससे नीचे टेंशन जोन के लिए हमने AST1 AST2 दोनों निकाल लिए। अब है कंप्रेशन जोन, इसके लिए हमें कैलकुलेट करनी है ये स्टील के एरिया की वैल्यू, कितना एरिया प्रोवाइड करेंगे स्टील का। तो जो MU लिमिटिंग है, एडिशनल मूवमेंट जो आया था हमारा MU लिमिटिंग से ज़्यादा, उसी के लिए हम कंप्रेशन जोन में स्टील प्रोवाइड करते हैं। ये बता चुका मैं कि कंप्रेशन जोन में जो स्टील प्रोवाइड की जाती है ये हमेशा जो एडिशनल मूवमेंट लग रहा है, क्योंकि MU लिमिटिंग तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है कंक्रीट की, यहाँ तक तो वो ऑलरेडी कंक्रीट ही इसको कवर कर लेगा, लेकिन
MU लिमिटिंग से जो ज़्यादा वैल्यू आई है उसके लिए हमें अलग से यहाँ पे रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो MU माइनस MU लिमिटिंग की वैल्यू, इसको इक्वल करेंगे हम इस फॉर्मूले के, ये पिछले वीडियो में हम देख चुके हैं। इसके जब बराबर करेंगे तो यहाँ से हमारी ASC की वैल्यू आ जाएगी, कंप्रेशन जोन में कितना स्टील प्रोवाइड करना है। एरिया ऑफ कंप्रेशन जोन में आ गया स्टील का, और एरिया ऑफ टेंशन जोन में आ गया, एरिया ऑफ स्टील एंड टेंशन जोन ये आ गया, इन दोनों को जोड़ के, और ये आ गया कंप्रेशन जोन में, दोनों हमारे पास एरिया आ गया। कोड के अकॉर्डिंग कुछ डाटा है, ये फॉर्मूला होता है हमारा नंबर ऑफ बार्स, कितने बार हमें प्रोवाइड करने हैं, ये जनरल फॉर्मूला है हमारा कि टोटल कितना एरिया आया है हमारा, उसमें यदि एक बार के एरिया का बात दे देंगे हमारा नंबर ऑफ बार्स आ जाएंगे। कोड के अकॉर्डिंग हमें बताया गया है कि जो मेन बार हम यूज़ लेते हैं उसमें बीम में, तो उसके जो मिनिमम डायमीटर होता है वो 12 mm होना चाहिए, मिनिमम डायमीटर 12 mm होना ही चाहिए मेन बार्स का। और यदि हम उसमें सपोर्टिंग बार्स जो यूज़ ले रहे हैं उनका मिनिमम जो होता है वो होता है 10 mm, 10 mm सपोर्टिंग जरूरी है। मिनिमम नंबर ऑफ बार्स कितने होते हैं बीम में, 2 जरूरी। ये कोड के अकॉर्डिंग दोनों डाटा है। अब हमें निकालना है कि टेंशन जोन में जो हमने एरिया निकाला है उस एरिया से कितने हम बार प्रोवाइड करने जा रहे हैं टेंशन जोन में, ये नंबर ऑफ बार्स है कि एक बार का एरिया का भाग दे दिया टोटल एरिया में, तो हमारे पास नंबर ऑफ बार्स आ जाएंगे। ऐसी कंप्रेशन जोन में हमारे पास नंबर ऑफ बार्स आ जाएंगे, कितने बार कंप्रेशन जोन में प्रोवाइड करने, कितने नंबर ऑफ बार्स टेंशन जोन में प्रोवाइड करने। अब हम अगले स्टेप पर आते हैं डिटेलिंग, जो हमारे पास सारे डाटा आ गया, क्रॉस सेक्शन के बारे में आ गया, बी आ गया, डी आ गया, क्लियर कवर वगैरह हम ऑलरेडी पता रखते हैं कितना कितना हमें प्रोवाइड करना है। क्लियर कवर जनरली बीम के लिए 25 mm लेते हैं, क्लियर कवर हमारे पास है, बी हमारे पास है, कैपिटल डी हमारे पास है। तो हम डिटेलिंग करते हैं। ये हो गया आपका साइड व्यू। यहाँ से जो क्रॉस सेक्शन लिया है हमने, क्रॉस सेक्शन ए क्रॉस सेक्शन का साइड में डिटेलिंग करने के लिए अलग से डायग्राम बनाना पड़ेगा। इसमें मेन्स बार होगी, मेन बार्स 2, इनकी डिटेलिंग लेजेंड लिखना है आपको, कितने नंबर है मेन बार के, कितने डायमीटर का हमने मेन बार प्रोवाइड किया, और किस ग्रेड की स्टील प्रोवाइड की है, ये ग्रेड जो है स्टील की है। ऐसे ही जो हमने यहाँ मेन बार प्रोवाइड किया टेंशन जोन में, उसमें कितने नंबर ऑफ बार्स है, कितने डायमीटर है, कितना ग्रेड है, ये लिखना जरूरी है। इस तरह हमारी डिटेलिंग कंप्लीट होगी। अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, इसमें एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। डिजाइन ए सिंपली सपोर्टेड बीम टू कैरी ए लाइव लोड। हमें लाइव लोड क्वेश्चन में गिवन है, जैसा कि मैंने पहले बताया, तो क्वेश्चन में गिवन होगा या फिर कंडीशन गिवन होगी तो हम IS कोड से निकाल लेंगे। लाइव लोड गिवन है एंड क्लियर स्पेसिंग बिटवीन 300 mm सपोर्ट्स इज 5.7। ये हमारे पास सपोर्ट की विड्थ आ गई, विड्थ ऑफ सपोर्ट दे रखी है, जबकि क्लियर जो स्पेसिंग है हमारी सपोर्ट, वो क्लियर स्पान है वो हमारे पास है 5.7 mm, 5.7 मीटर का क्लियर स्पान हमें दिया हुआ है। कंक्रीट की ग्रेड दे रखी है Fe415, एज्यूम ऑल नेसेसरी डाटा एज पर IS 456। तो हम डिजाइन करते हैं। सबसे पहले जो स्टेप थी हमारी एल इफेक्टिव की, एल इफेक्टिव कैलकुलेट करने वाली, तो जैसा कि इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है सिंपली सपोर्टेड बीम, सिंपली सपोर्टेड के लिए हम 20 लेते हैं। एल इफेक्टिव अपन डी का रेशियो हमने लेस देन कर लिया 20 या इक्वल इसके, यहाँ से हम डी को इधर पहुँचाया इस साइड, तो डी जो है डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6020, इससे डी आ गया हमारा 300। तो हम डी जो कैपिटल डी है इफेक्टिव डेप्थ, ये या तो हम 300 लेंगे या 300 से ज़्यादा लेंगे। हमने एज्यूम कर लिया डी को 350 mm, 350 mm हमने इफेक्टिव डेप्थ एज्यूम कर लिया। क्लियर कवर हमने एज्यूम कर लिया 50 mm, जनरली 25 लेते हैं बीम के लिए, हमने एज्यूम कर लिया 50 mm। तो कैपिटल डी जो आएगी ओवरऑल डेप्थ वो होगी तुम्हारी इफेक्टिव डेप्थ प्लस क्लियर कवर, ये होगी 400 mm। इसके बाद बिड्थ निकालनी है। बिड्थ हम क्या लेते हैं, जो हमारी ओवरऑल डेप्थ है उसके 0.5 से 0.6 तक लेते हैं, 2.5 मल्टीप्लाई बाई कैपिटल डी, 200 mm हमारी बिड्थ था। हमारे पास तीनों डाटा आ गया। अब एल इफेक्टिव हमें निकाल ही लिया 6 मीटर, ओके। डी जो है हमारे पास डी, ये आ गया डी 350 mm, 250 mm हमारे पास बिड्थ आ गई, और 400 mm हमारे पास ओवरऑल डेप्थ आ गई। तो क्रॉस सेक्शन के हमारे पास तीनों डायमेंशन आ गई। अब तीनों डायमेंशन से क्रॉस सेक्शन की से हम कैलकुलेट करेंगे लोड डेड लोड निकाला हमने। डेड लोड जो हम 25 यूनिट वेट ले लिया, क्योंकि कंक्रीट के लिए 25, PCC के लिए 24 लेते हैं। 400 हमारे पास ओवरऑल डेप्थ आई गई कैपिटल डी, और 250 हमारे पास विड्थ आई 250 mm, ओके। तो यहाँ से डेड लोड आ गया 2.5 किलोन्यूटन पर मीटर। किलोन्यूटन पर मीटर क्यों आया, क्योंकि हमने लिया एरिया, और ये हो गया किलोमीटर पर मीटर क्यूब में, तो किलोमीटर पर मीटर में आ गया डेड लोड। लाइव लोड हमें क्वेश्चन में गिवन है
फैक्टर लोड या डिजाइन लोड जिसके लिए हम डिजाइन कर रहे हैं बीम को, वो हमने निकाली है 1.5 इंटू 2.5 प्लस 5 से मल्टीप्लाई करके। ये आ गया आपका 11.25 किलो न्यूटन मीटर फैक्टर लोड। इसके लिए हमें डिजाइन करना है। इस लोड से हमारा जो अप्लाइड मूवमेंट है, डिजाइन मूवमेंट जिसे बोलते हैं, अप्लाइड मूवमेंट कितना आ रहा है 50.62, जो फॉर्मूला मैंने बताया था WU L इफेक्टिव का स्क्वायर अपॉन 8, इससे निकाल लिया हमने 50.62 अप्लाइड मूवमेंट आया। अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे, FC के हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में जो कंक्रीट की ग्रेड हमने ली थी वो हमें दी हुई है 25, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में रख के हमने MU लिमिटिंग निकाल लिया। अब MU हमने निकाला था, MU लिमिटिंग दोनों निकाले थे। MU हमारा आया था 50.62, जबकि MU लिमिटिंग जो है हमारा वो है 105.65। तो हमें दिख रहा है कि MU जो है लेस देन है MU लिमिटिंग। इसके लिए हमें सीधा ही सिंगली रेनफोर्स डिजाइन कर देना है, क्योंकि MU आया MU लिमिटिंग से कम। तो सिंगली रेनफोर्स के लिए फिर स्टील निकालेंगे हम, कितना स्टील हमें सिंगली रेनफोर्स बीम में प्रोवाइड करना है AST। ये फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूले में हमने सीधा वैल्यू पुट की। ये आ गया हमारे पास स्टील का एरिया जो कि सिंगली रेनफोर्स के लिए है 400 mm²। ये एरिया आ गया हमारे पास। एरिया मिनिमम से ज़्यादा है, चेक करेंगे AST मिनिमम जो है 179.2 आएगा। इस फॉर्मूले में जो हमारी डायमेंशंस रखेंगे हम BT और FI की वैल्यू, तो ये आ गया AST मिनिमम। AST मैक्सिमम आपका आ रहा है 4000। तो हमें पता है 400 हमारा जो वैल्यू आई है ये आई है हमारे इन दोनों के बीच में, तो हम 400 प्रोवाइड करेंगे। यदि 400 हमारी कम आ जाती है AST मिनिमम से, तो हम कम से कम 179.2 mm² एरिया तो प्रोवाइड करते हैं। जो हमारी वैल्यू कम आती है उसको हम नहीं लेते, हम लेते हैं मिनिमम जो वैल्यू आई है 179.2 mm²। ओके, तो हमारे पास AST मिनिमम आ गया, AST मिनिमम आ गया, AST मैक्सिमम आ गया और एरिया आ गया, कितना एरिया हमें प्रोवाइड करना है। उससे हमने निकाल लिया कि हमें कितने नंबर ऑफ बार्स यूज्ड है सिंगली रेनफोर्स बीम में। 400 तो हमारा एरिया आया था, और एक बार हमने एज्यूम करा पहले कि 16 mm बार हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो 16 mm बार के एक बार का जो एरिया होता है वो होता है 201.06 mm² बाई D²/4 से हमने निकाला 201.06 mm² हमारा एक बार का गया। तो टोटल एरिया जो था हमारा 400 mm² आया था, उसमें हमने एक बार का एरिया भाग दिया, तो हमारे पास नंबर ऑफ बार्स आ गए। कितने बार हमें यूज लेने थे, 2 बार्स हमें प्रोवाइड करने हैं। अब एरिया ऑफ स्टील यूज्ड इन टेंशन जोन में प्रोवाइड कर रहे हैं दोनों को हम। तो टोटल जो एरिया है हमने कितना लिया है, ये तो 201.06 आया, इसके हमने 2 बार प्रोवाइड किए हैं, तो 2 बार 201.06 के हमने 2 बार प्रोवाइड किए, तो जो एक्चुअल एरिया हमने प्रोवाइड किया है वो है 402.12 mm²। इतना एरिया हमें प्रोवाइड करना है। डिटेलिंग करते हैं, हमारे पास सारा डाटा आ गया। क्रॉस सेक्शन हमारे पास ऊपर दिया हुआ है जो हमारा है L इफेक्टिव D, B और कैपिटल D। इससे हमने क्रॉस सेक्शन बना लिया। यहाँ पर 5.7 जो हमें क्लियर स्पान ऑलरेडी दिया हुआ था, L इफेक्टिव हमने निकाल लिया, इफेक्टिव स्पान 6 मीटर विड्थ जोड़ के है ना 250 ये आ गया हमारे पास विड्थ ऑफ, और जो इफेक्टिव डेप्थ आई थी 350 ऊपर की वन। इसका हमने डायग्राम बना के डिटेलिंग कर दी। डिटेलिंग में लीजेंट लिखना बहुत ज़रूरी है। जो हमारा मेन बार्स था कंप्रेशन जोन में मेन बार हमने 2 प्रोवाइड किए। ये एक्चुअली हमारा आया नहीं था, सिंगली रेनफोर्स बीम था, लेकिन यहाँ पर 2 बार हमें कंपलसरी प्रोवाइड करना। ये सपोर्टिंग बार्स के नाम से जाने जा रहे हैं अभी, क्योंकि हमें कंप्रेशन जोन में स्टील की कोई रिक्वायरमेंट थी ही नहीं। सिंगली रेनफोर्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं, सिंगली रेनफोर्स में हमेशा टेंशन जोन में ही हमें बार प्रोवाइड करने हैं। कंप्रेशन जोन में इसमें कोई नीड है ही नहीं बार की, तो हमें 2 बार हमें कम से कम 10 mm के प्रोवाइड करनी ही पड़ेगी। तो मिनिमम 10 mm की तो प्रोवाइड करने हमने 14 mm के कंप्रेशन जोन में प्रोवाइड कर दिए 2 बार्स 415 Fe। इसकी जो ग्रेड है इस ग्रेड के हमने 2 बार प्रोवाइड किए। ऐसे ही जो हमारा टेंशन जोन है उसमें भी हमने 2 बार 16 mm के प्रोवाइड कर दिए। इसकी जो मिनिमम वैल्यू मैंने बताई थी आपको 12 mm लेते हैं, हमने एज्यूम की थी 16 mm। तो ये लीजेंट्स लिखना इसके लिए बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ हमारा टॉपिक डिजाइन ऑफ बीम समाप्त होता है। यदि आप इस टॉपिक के हैंड रिटन नोट्स चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। आपको वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।